नेतन्याहू ने ईरान को लेकर एक ऐसी शर्त रख दी है जिससे इजरायल पर कई सवाल उठ रहे हैं। नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान की मिसाइलों की रेंज 480 किलोमीटर से ज्यादा ना हो। आखिर नेतन्याहू ईरान की मिसाइलों की रेंज क्यों घटाना चाहते हैं? इस बीच ईरान के मिलिट्री कमांडरों की तरफ से फिर कहा गया है कि अगर इजरायल ने फिर हमला किया तो तेल अवीव को खंडर बना देंगे। इजराइल पर ईरान की जितनी मिसाइल गिरी, ऐसे हर धमाके ने इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पुर्जा ढीला कर दिया। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बेन गुरियन हवाई अड्डे तक हर मिसाइल हमले ने नेतन्याहू को ईरान पर नया प्लान बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि नेतन्याहू ने ईरान को घेरने के लिए अब नई तिगड़म लगाई है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगनी चाहिए और उसे 480 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल नहीं बनाने दी जाए। मतलब साफ है कि नेतन्याहू ईरान की उन मिसाइलों से घबरा गए हैं जो 1500 किलोमीटर या उससे ज्यादा रेंज रखती हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल की दूरी भी 1500 से 1800 किलोमीटर की रेंज में है। यही वजह है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान के पास 480 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल हो ताकि वो इजराइल तक ना पहुंच पाएं। 13 जून को ईरान पर हमला हुआ था और उसके बाद 12 दिन तक दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले हुए थे। हमले दिन रात लगातार हो रहे थे। एक तरफ से फाइटर जेट तो दूसरी तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। एक तरफ नेतन्याहू ने कमान संभाली जिसमें अमेरिका से भी पूरी मदद थी, तो दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने मोर्चा संभाला और तमाम मिलिट्री लीडरशिप खत्म होने के बावजूद फौरन सेना की कमान नए कमांडरों के हाथ में दी। और फिर 12 दिनों तक ईरान ने बता दिया कि इजराइल की शुरुआती स्ट्राइक के बाद उसकी मिसाइल पावर बरकरार है। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक दुनिया ने ईरान के मिसाइल हमलों को देखा, जमीन पर तबाही देखी, बड़ी बड़ी इमारतों को खत्म होते देखा और ये तस्वीरें नेतन्याहू के कमांड सेंटर से लेकर व्हाइट हाउस में भी देखी गईं। इसलिए ट्रंप ने भी कहा कि ईरान और इजराइल दोनों को इस युद्ध में नुकसान हुआ है और इजराइल ने भी बड़ी चोट खाई है। नेतन्याहू ने अब ईरान के लिए 480 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों की शर्त रखी है। तो इस पर ईरान के विदेश मंत्री ने क्या कहा है, उनकी बातों को बहुत गौर से समझिएगा। अब्बास अराक्ची ने कहा है कि नेतन्याहू ने 2023 में गजा पर जीत का ऐलान किया था, लेकिन तमाम बमबारी और गजा को मिट्टी में मिलाने के बाद इजराइल की सेना गजा में फंसी हुई है। हमास को 2 लाख नए लड़ाके मिल चुके हैं। अराक्ची ने कहा है कि नेतन्याहू ने सोचा था कि वो ईरान के 40 साल से ज्यादा पुराने परमाणु कार्यक्रम को मिटा देंगे, लेकिन ईरान के बहुत से परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या करने के बाद भी ऐसा मुमकिन नहीं हुआ और आज परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए ईरान के पास सैकड़ों नए वैज्ञानिक हैं। इस युद्ध की शुरुआत में ही नेतन्याहू ने अपने 3 लक्ष्य फाइनल किए थे और इन्हीं लक्ष्यों को लेकर उनके कमांडरों ने पूरे युद्ध का प्लान तैयार किया। हर हमले, हर स्ट्राइक मिशन और इजराइल के हर बम पर नेतन्याहू के यही लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। पहला मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को जड़ से उखाड़ देना, उसे पूरी तरह खत्म कर देना। क्या ऐसा हुआ? 400 किलो संवर्धित यूरेनियम को लेकर अब भी सवाल उठ रहे हैं, इसलिए यह मकसद नाकाम हो गया। इजराइल का दूसरा मकसद ईरान के मिसाइल जखीरे को मिटा देना, लेकिन ईरान के कमांडर दावा कर रहे हैं कि उनके पास इतनी मिसाइल है कि ईरान 2 साल तक लगातार युद्ध लड़ सकता है। इसलिए यह मकसद भी फेल हो गया।
इजराइल का तीसरा मकसद ईरान में बगावत करवा के तख्ता पलट करना था। लेकिन अली खामनेई अब भी ईरान के सर्वोच्च नेता हैं और ईरान की मिलिट्री लीडरशिप अभी भी कायम है। यानी इजराइल के तीनों मकसद नाकाम साबित हुए हैं। नेतन्याहू की डिमांड कि ईरान की मिसाइल 480 किलोमीटर से आगे ना बढ़ पाए, इसे लेकर इजराइल को बैकफुट पर देखा जा रहा है और इसीलिए ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि इजराइल इस युद्ध में नाकाम साबित हुआ है। अरागची का मैसेज साफ है कि इजराइल 12 दिन के युद्ध में पूरी तरह नाकाम हो गया और नेतन्याहू ने ईरान को हराने का जो प्लान बनाया था उसमें वो खुद इजराइल को बचाते हुए नजर आए, क्योंकि ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के डिफेंस की पोल खोलकर रख दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि जब ईरान तेल अवीव और हाइफा पर मिसाइलें बरसा रहा था, तब नेतन्याहू अमेरिका के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ाते हुए नजर आए और युद्ध में उनके सभी लक्ष्य फेल हो गए। और इशारों में अरागची ने यह भी कहा कि मोसाद अब व्हाइट हाउस को कंट्रोल कर रहा है, यानी ट्रंप नेतन्याहू की उंगलियों पर नाच रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जब इजराइल ईरान पर बमबारी कर रहा था तो उसके फाइटर जेट्स को रोकने वाली कोई ताकत वहां मौजूद नहीं थी। ईरान का आसमान इजराइल की वायुसेना के लिए खुला मैदान साबित हुआ और यही वजह है कि नेतन्याहू ने जो टारगेट एयरफोर्स को दिए थे उस हर ठिकाने पर बमबारी की गई और नुकसान भी जबरदस्त पहुंचाया गया, क्योंकि 13 जून के बाद हुए हमलों में मिलिट्री कमांडर और वैज्ञानिकों के अलावा 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 12 दिनों के युद्ध में इजराइल की एयरफोर्स ने करीब 900 टारगेट्स पर बमबारी की, जिसमें 1500 जगह ऐसी थी जहां करीब 4500 बम गिराए गए। इन हमलों में 370 स्ट्राइक लड़ाकू विमानों से की गई, जबकि बाकी हमले ड्रोन से अंजाम दिए गए। अब ईरान के तेवर बता रहे हैं कि उसकी मिसाइल फिर तैयार है और ईरान पर हमला हुआ तो फिर दहलेगा तेल अवीव और हाइफा। ये वार्निंग ईरान से लगातार आ रही है। ईरान के बड़े बड़े जनरल लगातार इजराइल को वार्निंग दे रहे हैं। ईरान के मेजर जनरल याहिया रहीम सफवी, जो सर्वोच्च नेता अली खामनेई के सलाहकार भी हैं, उनका दावा है कि ईरान के पास हजारों मिसाइल और ड्रोन हैं जो खुफिया ठिकानों पर रखे गए हैं और अगर ईरान पर युद्ध हुआ तो उनका इस्तेमाल किया जाएगा। कह सकते हैं कि ये वार्निंग सीधा अली खामनेई की तरफ से आई है। ईरान बार बार ये दावा कर रहा है कि उसने 12 दिन के युद्ध में अब तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही अपनी नौसेना और IRGC की कुछ फोर्स को तैनात किया है। और अगर दोबारा युद्ध ईरान पर थोपा गया तो इसका नतीजा इजराइल की संपूर्ण तबाही होगी। मेजर जनरल याहिया रहीम सफवी का दावा है कि उनका परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान के वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है और उसे तबाह नहीं किया जा सकता। ईरान ने हजारों मिसाइल और ड्रोन का उत्पादन किया है और सभी सुरक्षित जगहों पर रखी गई हैं। ईरान की तरफ से ऐसी वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मीटिंग हुई है और इस मुलाकात को लेकर नेतन्याहू के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद है। नेतन्याहू ने कहा है कि गजा में हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ है। We have still to finish the job in Gaza, release all our hostages, eliminate and destroy Hamas's military and governance capabilities, because Gaza must have a different future for our sake, for everyone's sake. And no country will settle for less. We certainly will not. इन सब के बीच ईरान की मिसाइलों को लेकर खौफ अब भी फैल रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल के जखीरे पर आने वाली खबरों ने इजराइल और अमेरिका दोनों की टेंशन बढ़ा दी है। नेतन्याहू ने ईरान की मिसाइलों को लेकर जो डिमांड रखी है उसने वाकई इजराइल के मिसाइल डिफेंस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। नेतन्याहू ने बहुत जोर देकर कहा है कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगनी चाहिए और उसकी मिसाइल अब 480 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने 12 दिन के युद्ध में अपनी जिन मिसाइलों से इजराइल को निशाना बनाया है
वो करीब 1500 या उससे ज्यादा रेंज की थी। ईरान और इजराइल के बीच भी इतना ही फासला है। इस सब के बीच ईरान की मिसाइलों को लेकर खौफ अब भी फैल रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल के जखीरे पर आने वाली खबरों ने इजराइल और अमेरिका को टेंशन देना शुरू कर दी है। इजराइल पर हुए हमलों में जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई है उनकी लिस्ट देख लीजिए, क्योंकि यही अब नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी है। इनमें सबसे खतरनाक फत्ता-1 और खैबर शिकन मिसाइल शामिल है। इसमें कद्र और इमाद मिसाइल भी शामिल है। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीरशेबा और शेफाल जैसे छोटे शहरों पर इन्हीं मिसाइलों से हमले हुए हैं। इसीलिए ईरान के कमांडर जो वार्निंग दे रहे हैं उसे इजराइल बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता। ईरान से युद्ध हुआ तो उसकी मिसाइल गोदाम फिर लॉन्चिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। ये बात नेतन्याहू बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में इजराइल में कहां धमाका होगा, कौन सी मिसाइल कहां गिरेगी, इसे लेकर इजराइल के मिसाइल ट्रैकिंग रडार सिस्टम काफी प्रेशर में आ जाएंगे। अमेरिका भी ईरान की मिसाइल पावर का गवाह बन चुका है। 22 जून की रात ईरान की मिसाइल लॉन्च हुई। कतर समेत सभी खाड़ी देशों में कोहराम मच गया था। ईरान की मिसाइल कतर के अल उदैद मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ी। आसमान में तेल अवीव जैसा खौफ पसरने लगा। कतर के अल उदैद एयरबेस की 2 तस्वीरें देखिए। पहली, जहां उनका टॉप सीक्रेट रडार देखा जा सकता है, यानी वो रडार जो एक डोम के अंदर बना होता है। और फिर हमले के बाद दूसरी तस्वीर देखिए। उसी लोकेशन पर काला धब्बा बता रहा है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने उस रडार को राख में तब्दील कर दिया है। इस बात की पुष्टि अब अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने भी कर दी है। पेंटागन ने माना है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने उसके अड्डे पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। खाड़ी में ट्रंप का टावर तोड़कर ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने बता दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की दादागिरी ईरान के आगे नहीं चलेगी, जवाब बराबर दिया जाएगा। इन मिसाइलों ने क्या किया, उनका रिजल्ट देख लीजिए, जो 23 जून की सुबह देखने को मिला। कतर के अल उदैद एयरबेस पर अमेरिकी फौज तैनात है। यहां हमले से पहले अमेरिका ने यहां से अपने सभी विमान हटा दिए थे, क्योंकि ईरान ने खुद इसकी वार्निंग दे दी थी। यहां सिर्फ इमारतें और रडार ही बचे थे। अमेरिका के सैनिक बंकर में छिप गए थे। लेकिन 23 जून की सुबह सैटेलाइट से ली गई तस्वीर बता रही है अमेरिका का रेडोम पूरी तरह जलकर राख हो गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान ने कतर में ट्रंप का सीक्रेट टावर तोड़ डाला है। अब इसे रेडोम यानी रडार डोम कहें या फिर ऐसा वॉच टावर जहां से ट्रंप की सेना पूरे ईरान पर नजर रख रही थी। अब इस रेडोम में होता क्या है वो देख लीजिए। ये एक फुटबॉल नुमा गोल बाहरी कवर है जिसके अंदर एक सैटेलाइट डिश लगी होती है। इसी सैटेलाइट डिश से अमेरिका ईरान पर नजर रख रहा था। यह अमेरिका के सेंट्रल कमांड के कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा थी। इस रेडोम को 2015 में $15 मिलियन की लागत से तैयार किया गया था, यानी करीब 125 करोड़ रुपए। अमेरिका ने पहली बार इकरार किया है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने उसे इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की मिसाइलों से कोई नुकसान नहीं हुआ है। कतर में अमेरिका का अल उदैद मिलिट्री बेस फिलहाल पूरी तरह चालू है, लेकिन ईरान की मिसाइलों ने साबित कर दिया है कि पूरे पश्चिम एशिया में चाहे अमेरिका हो या इजराइल, दोनों का कोई ठिकाना उसकी मिसाइल से नहीं बच सकता। देखा जाए तो 12 दिन के युद्ध का नतीजा न इजराइल के पक्ष में आया न ईरान के पक्ष में। 12 दिन के सीजफायर के बाद ईरान पर इजराइल के हमले बंद हुए और इसी तरह इजराइल के शहरों पर ईरान की मिसाइलों की बारिश भी बंद हो गई। हालांकि अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई
ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन कामयाब रहा। वैसे युद्ध हुआ तो ईरान के मिसाइल गोदाम फिर सैकड़ों मिसाइल लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस बात की गारंटी बार बार दी जा रही है। ट्रंप ने पुतिन से कहा है कि 50 दिन के अंदर युद्ध खत्म करो, नहीं तो रूस के खिलाफ 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। लेकिन इससे बड़ा झटका यूक्रेन को लगा है, क्योंकि जर्मनी से जेलेंस्की के लिए बहुत बुरी खबर आई है। जर्मनी ने अपना वो हथियार यूक्रेन को देने से मना कर दिया है, जिसकी बदौलत जेलेंस्की रूस पर बहुत बड़ा हमला करने का प्लान बना चुके हैं। यूक्रेन पर बरसी 1800 मिसाइलें, 10 साल तक पुतिन से जंग। अगर 3.5 साल बाद भी रूस यूक्रेन जंग कम होने के बजाय तेज हो रही है, तो इसका मतलब साफ है कि रूस के खिलाफ अमेरिका और नेटो देश बड़ी जंग की तैयारी में जुट गए हैं। यूक्रेन पर पिछले कुछ हफ्तों में ही 1800 से ज्यादा मिसाइलें रूस की तरफ से दागी जा चुकी हैं। पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेन पर 1500 से ज्यादा हवाई हमले हो चुके हैं। और ऐसे हालात में अब अमेरिका के साथ जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन यूक्रेन को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पुतिन को वो कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, जबकि पुतिन यूक्रेन में अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि वो यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। कुल मिलाकर इस वक्त जहां रूसी जनरल यूक्रेन में घुसकर इलाकों को चेक कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपने घातक हथियार नेटो देशों को बेचने में जुट गया है। 50 से ज्यादा F-35 जेट की डिमांड अमेरिका भेजी जा चुकी है। ऐसे हालात में अब सवाल उठता है कि पुतिन का अगला कदम क्या होगा। रूस की मिसाइल सुनामी यूक्रेन को बचाएगी पैट्रियट मिसाइल। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संघर्ष ने एक और खतरनाक मोड़ ले लिया है। 13 जुलाई को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस द्वारा किए गए ताजे हमले को खौफनाक बताते हुए इसे पुतिन का शैतानी हमला करार दिया है। 9 जुलाई को ही रूस ने एक दिन में 728 शाही ड्रोन हमले यूक्रेन पर किए थे। इसके अलावा रूस ने इस्कंदर और किंजल मिसाइलों का भी जमकर इस्तेमाल किया। जेलेंस्की के मुताबिक रूस का उद्देश्य केवल यूक्रेन की हवाई सुरक्षा प्रणाली को कमजोर करना नहीं, बल्कि बड़े शहरों की सुरक्षा को भी भेदना है। एक दिन में 1000 से अधिक ड्रोन यूक्रेन पर छोड़े गए, जिसके सामने यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो गया। इसी को देखते हुए ट्रंप सरकार ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का मन बना लिया है। जर्मनी ने कहा कि यूक्रेन के लिए पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियों की बिक्री पर वॉशिंगटन से बहुत सकारात्मक संकेत मिले हैं। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइलें भेजेंगे और यूक्रेन की रक्षा के लिए इनकी सख्त जरूरत है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बातें तो अच्छी करते हैं, लेकिन शाम को सब पर बमबारी कर देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कीव भेजे जाने वाले पैट्रियट मिसाइलों की संख्या तो नहीं बताई, लेकिन कहा कि यूरोपीय यूनियन अमेरिका को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियों की भरपाई करेगा। ट्रंप का दावा कि पैट्रियट मिसाइल यूक्रेन को मिलेगी और इसका 100% भुगतान यूरोपीय यूनियन करेंगे। ट्रंप ने कहा, हम ऐसा ही चाहते हैं। Wir erleben in den letzten Tagen durchaus positive Signale, auch von unseren US-Partnern, was das Thema Luftverteidigungssysteme angeht, was das Thema Patriot angeht. Bundesminister Pistorius ist gerade auf dem Weg, gerade im Flugzeug auf dem Weg nach Washington und wird diese Gespräche, diese Abstimmung heute fortführen.
इधर रूसी सरकारी टेलीविजन पर जाने माने पत्रकार पाब्लो जारुबिन के साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि वो यूरोपीय देशों पर नजर बनाए हुए हैं जो संघर्ष को और ज्यादा भड़काना चाहते हैं। पुतिन का इशारा यूक्रेन को दिए जाने वाले पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियों को लेकर था। We will send them Patriots, which they desperately need, because Putin really surprised a lot of people. He talks nice and then he bombs everybody in the evening. So there's a little bit of a problem there, and I don't like it. Много слов сказано о дороговизне и так далее. Теперь вроде получается, что эти поставки будут оплачивать со стороны Европы. Что-то будут оплачивать, что-то не будут. Но фактом остается то, что поставки вооружений, амуниции, военной техники из Соединенных Штатов продолжались и продолжаются на Украине. रूस के तांडव में फंसा नेटो। लेकिन यह भी 100% सच है कि यूक्रेनियन यूनियन और नेटो की तमाम मदद के बाद भी रूस यूक्रेन जंग जीत रहा है। जिस तरीके से रूस बड़े इलाकों पर कब्जा कर रहा है वो हैरान करने वाला है। जरा रूस के जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव का ये वीडियो देखिए। 14 जुलाई के इस वीडियो में रूस के जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव को पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र के पोक्रोवस्क इलाके में देखा जा सकता है। रूस के जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव पूर्वी यूक्रेन के इलाकों में रूसी सेना का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे। रूस के चीफ कमांडर को नक्शे पर यूक्रेनी इलाकों पर किए गए कब्जों को देखते हुए साफ देखा जा सकता है। हम आपको बता दें, पोक्रोवस्क, जिसे रूस सोवियत काल के अपने नाम क्रास्नो आर्मेइस्क से पुकारता है, पूरे डोनेस्क क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करने के लिए जी जान से लगा हुआ है। क्रीमिया, लुहांस्क क्षेत्र, डोनेस्क, ज़पोरिजिया और खेरसोन क्षेत्रों का 70% से अधिक और खार्किव और सुमे क्षेत्रों के कुछ हिस्से रूस के कब्जे में आ चुके हैं। 24 फरवरी 2022 अब तक रूस यूक्रेन के 1,61,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है। ये यूक्रेन की कुल जमीन का लगभग 27% है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पुतिन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन की जमीन पर जहां जहां रूसी सेना के कदम पड़ते जाएंगे वो जमीन रूस की होती जाएगी, उस ऐलान ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका समेत नेटो के 32 देशों के होश उड़ा दिए हैं। 3.5 साल से भी ज्यादा की जंग में अभी तक यूक्रेन नेटो के साथ मिलकर रूस को अपने देश से खदेड़ नहीं पाया। जेलेंस्की ने गुहार लगाई है कि उसे भारी हथियार और बड़े पैमाने पर हथियारों की जरूरत है। लेकिन पुतिन ने जब से ऐलान किया है कि उनकी ऑरेस्टिक हाइपरसोनिक का उत्पादन 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जो किसी परमाणु हथियार से कम नहीं है, इस खबर ने नेटो के होश उड़ा दिए हैं। अब ऐसे हालात में यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र खेरसोन में रूसी हवाई हमलों ने कोहराम मचा दिया है। खेरसोन के गवर्नर ओलेक्सांद्र प्रोकुडिन ने बताया है कि रूसी सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में शेवचेंको गांव पर नियंत्रण कब्जा कर लिया है, जो लिथियम भंडार के करीब है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सैनिकों ने डोनेस्क में नोवोसेरहिवका की बस्ती पर भी कंट्रोल कर लिया है। हालांकि यूक्रेन के टॉप जनरल अलेक्सांद्र सिरस्की का दावा है यूक्रेन की सेना ने इस हफ्ते यूक्रेन के उत्तरी क्षेत्र सुमे इलाकों से रूसी सेना की बढ़त को रोक दिया है। लेकिन उसके बावजूद रूसी सेना तेजी से निप्रोपेट्रोस इलाके की तरफ बढ़ रही है। ऐसे हालात में अगर रूस यूक्रेन के साथ जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन से भी जंग शुरू कर रहा है तो ये तीसरे विश्व युद्ध का साफ संकेत है। इधर रूस के खतरे को देखते हुए द हेग में हुई समिट के दौरान नेटो सदस्य देशों के नेताओं ने सामूहिक रक्षा बजट बढ़ाने पर फैसला लिया है। साल 2035 तक हर नेटो देश अपनी जीडीपी का हर साल 5% रक्षा और सुरक्षा से जुड़े सेक्टर में खर्च करेगा। इसमें बजट का 3.5% हिस्सा डिफेंस सेक्टर में खर्च किया जाएगा, जबकि बाकी का 1.5% महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के सुरक्षा में किया जाएगा। यूरोपीय देश अगले 10 साल में अपना रक्षा खर्च जीडीपी का 5% तक बढ़ाएंगे। नीदरलैंड्स के द हेग शहर में हुई नेटो समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों से रक्षा खर्च बढ़ाने को कहा था। समिट के बाद सदस्य देशों की तरफ से जारी साझा स्टेटमेंट में कहा गया, हम सामूहिक सुरक्षा को लेकर अपने फैसले पर कायम हैं। वॉशिंगटन संधि के आर्टिकल 5 के मुताबिक नेटो देशों में से किसी पर भी हमले को सभी देशों पर हमला माना जाएगा। ट्रंप चाहते हैं कि सभी सदस्य देश अपने जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करें। अभी नेटो के खर्च में यूरोपीय देशों का कुल योगदान केवल
30% है, जो देशों की जीडीपी का औसतन 2% है। इस बीच खबर है, स्पेन ने साफ कर दिया कि वो अपनी जीडीपी का 5% रक्षा खर्च पर नहीं लगा सकता। स्पेन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वो 2.1% से ज्यादा खर्च नहीं करेगा। फ्रांस, इटली, कनाडा और बेल्जियम जैसे देश भी इतना खर्च करने को लेकर आसानी से राजी नहीं है, या कहें दुविधा में है। यूक्रेन के 51 से ज्यादा शहरों और गांवों पर भीषण हमला किया है। इस हमले में 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस हमले की निंदा करते हुए एक तीखा बयान जारी किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कार्रवाई की मांग की। जेलेंस्की ने ट्वीट कर कहा, हमारी आपातकालीन टीमें लगातार जमीन पर काम कर रही है। जहां जरूरत है वहां लोगों को राहत दी जा रही है। जेलेंस्की ने लिखा, रूसी हमले की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रूस ने एक ही रात में लगभग 300 हमलावर ड्रोन से अटैक किए हैं। इसमें अधिकांश ईरान निर्मित शाहिद 136B ड्रोन थे, जिन्होंने यूक्रेनी इलाकों को तबाह किया है। इसके साथ ही रूस ने करीब 70 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से विभिन्न शहरों पर हमला किया। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने 14 इस्कंदर M और KN-23 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं। इसके अलावा 250 हमलावर शाहिद ड्रोन से हमले किए गए हैं। यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसने यूक्रेन की 6 बैलिस्टिक मिसाइलों और 128 ड्रोन को मार गिराया। रूसी हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत जाइटोमिर, खमेलनित्स्की, टेर्नोपिल, चेर्निहिव, सुमी, ओडेसा, पोल्टावा, नीपर, माइकोलाइव, खार्कीव और चरकासी क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। У ніч на суботу було 339 шахедів. Вже ближче до вечора сьогодні знов повітряні тривоги, знов шахеди в небі. Значну частину наші воїни збивають, але, на жаль, не всі. Крім того, російська армія продовжує використовувати також сотні спеціальних дронів-імітаторів, шахедів в кожному своєму ударі. Завдання цих дронів – перевантажити протиповітряну оборону та ускладнити збиття шахедів. Це їхній свідомий і підлий терор. आबादी नहीं, पूरे यूक्रेन पर कब्जा। यूएन के मुताबिक 3.5 साल की जंग में 30 लाख यूक्रेनी अपने ही देश में दूसरे ठिकानों पर जा चुके हैं, जबकि 60 लाख से ज्यादा यूक्रेनी विदेशों में शरण लिए हुए हैं। इधर पुतिन ने अमेरिका और यूक्रेन को साफ कह दिया है कि अगर सीज फायर चाहते हो तो यूक्रेन के कम से कम 5 प्रांत रूस के हवाले कर दो। हम आपको बता दें, रूस ने इन इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं जिन पर वो कब्जा करना चाहता है। अब आप ये जान लीजिए, पुतिन सीज फायर किस शर्त पर करना चाहते हैं। रूसी सूत्रों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन से 5 प्रांत देने को कहा है। रूस जिन 5 जगहों से यूक्रेन की आर्मी को हटाने पर तुला है वे हैं डोनेस्क, खेरसोन, खार्कीव, ज़पोरिजिया और लुहांस्क। डोनेस्क एरिया में रशियन बोलने वालों का प्रतिशत ज्यादा है, जो खुद को रूस के करीब मानते हैं। आखिरी सेंसस के मुताबिक डोनेस्क की लगभग 75% जनसंख्या रूसी बोलती है। वे कल्चरली भी रूस से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा साल 2014 में क्रीमिया के रूस में विलय के बाद यहाँ के लोग खुलकर मॉस्को के सपोर्ट में आने लगे। यूक्रेनी सेना और रूसी सपोर्टरों के बीच भारी जंग भी हो चुकी है। यूक्रेन का सर्वनाश, पुतिन के सीरियल अटैक शुरू। रूसी मिसाइलों के हमले, रूसी फाइटर जेट के हमले, रूसी ड्रोन के हमले, रूसी टैंक, तोप, रॉकेट से हमले यूक्रेनी सेना पर बेहद भारी पड़े हैं। जब से अमेरिका ने यूक्रेन से दूरी बनाई है, उसके बाद से यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम बेहद कमजोर साबित हुआ है। रूसी सेना आसानी से यूक्रेनी सेना को मार रही है। एक मोर्चे पर 300 से 400 सैनिक मारे जा चुके हैं। हालात ये है कि महज 90 दिन में ही 472 मोर्चों पर 22,000 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। पिछले 4 दिनों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद भयानक है। रूसी हमलों से यूक्रेन का खार्कीव इलाका आग का गोला बन चुका है। अब आप ये भी जान लीजिए कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में वे कौन से 7 इलाके हैं जहां यूक्रेनी सेना की बुरी तरह से हार हुई है। अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के मुताबिक
रूसी सेना महज 48 घंटे के अंदर यूक्रेन के 7 सीमावर्ती इलाकों में जबरदस्त बढ़त बना ली। आईएसडब्ल्यू के दावों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में सिवरस्क, टोरेस्क, पोक्रोवस्क और वेलिका नोवोसिल्का शहरों पर रूसी सेना ने कब्जा करने का दावा किया है। यहां तक कि यूक्रेन के ज़पोरोजिया क्षेत्र में बढ़त हासिल कर ली है। इसके अलावा रूस के बेलगरद शहर के उत्तर पश्चिम के मध्य डेमिडोवका, वर्खनो-काम्यांस्के और उत्तर दिशा की तरफ पोक्रोवस्क, वेलिका नोवोसिल्का पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। रूस लंबे समय से यूक्रेन के लुहांस्क, डोनेस्क, हेरसोन और ज़पोरोजिया इलाकों पर सितंबर 2022 से कब्जा करके बैठा है, जहां कभी रूस को बढ़त मिल जाती है तो कभी यूक्रेनी सेना रूसी सेना को खदेड़ देती है। अब ऐसे हालात में देखना होगा कि रूस को काबू में करने के लिए अगर नेटो और अमेरिका जरूरत से ज्यादा हथियार यूक्रेन को देते हैं तो क्या रूस इसे बर्दाश्त करेगा, और नहीं करेगा तो रूस का अगला निशाना फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन हो सकते हैं।